नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। कल हरदोई में हुई रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से करते हुए कहा कि उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संसद से पढ़कर निकले, वकील बने और आजादी दिलाई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और माफी मांगने की मांग की। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और यूपी के मुरादाबाद के बाद सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल होने हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव को उनके बयान पर घेर लिया और माफी मांगने की मांग की। पहले की सरकारें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। लेकिन अब राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी, अब आतंकवादियों पर गोली चलेगी। कल जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने इस कृत्य के लिए। जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी। और इस बीच समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बयान के बचाव में उतर आई है। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी बुरी तरह से है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है। यहाँ पे सिलेंडर 2000 के पार चला गया है। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है। किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपको होशियार रहना है। भारतीय जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का एजेंडा चला रही है। और इधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश यादव को उनके जिन्ना पर दिए बयान पर घेर लिया और इतिहास पढ़ने की सलाह दी। जेडीयू ने भी जिन्ना पर दिए अखिलेश यादव के बयान को गलत ठहराया। पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है, और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना चूँकि देश विभाजन के दोषी माने जाते हैं, उनका गांधी जी और पटेल के साथ उल्लेख करना उचित नहीं। और इधर हरदोई में जिन्ना पर अखिलेश यादव के लिए विवादास्पद बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की को आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है, और इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया, उन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।
और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अखिलेश यादव को उनके जिन्ना पर दिए बयान पर गलत ठहराया। के समय का लोग है, कौन क्या बोलता है। अरे आज़ादी की लड़ाई में तो बहुत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई और अंततोगत्वा देश दो टुकड़ों में बंट गया। तो कोई अलग टुकड़ा करके अपना देश अलग बना लिया तो वहाँ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। जिन्ना पर अखिलेश यादव के दिए बयान के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज है और इस बीच मायावती ने दोनों ही पार्टियों को घेर लिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा जिन्ना को लेकर हरदोई में दिया गया बयान और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, ये इन दोनों पार्टियों की मिलीभगत और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ताकि यहां यूपी विधानसभा चुनाव में माहौल को किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके खराब किया जाए। और इधर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने उन्हें घेरा है और अखिलेश यादव पर देश के महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। रवि, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री मोहसिन रजा साहब। सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिन्ना को लेकर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है, अखिलेश यादव सरदार पटेल की तुलना जिन्ना से करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की तुलना करते हैं जिन्ना से, वो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की तुलना करते हैं जिन्ना से। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? हम इसको विचारधारा से देखते हैं। एक अखंड भारत की विचारधारा है जिनके जन्मदिन पर वो गए थे, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी उन्होंने जोड़ दिया और जिन्ना को महिमा मंडित करके उन्होंने अपनी विचारधारा, समाजवादी की विचारधारा बताई कि समाजवाद का जो नारा लगाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी विचारधारा निकल कर आई, क्योंकि उनके मंच से जिन्ना को आजादी के आंदोलन का हीरो बताने की कोशिश की गई है। तो ये किसको खुश करने के लिए किया गया है? ये बहुत ही दुखद है और मुझे लगता है कि इसके लिए उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, इस बात को साफ करना चाहिए कि आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही। क्या कुछ जिन्नावादी लोगों के वोट तो नहीं चाहिए उनको? जो बचे हैं कुछ लोगों की विचारधारा भी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब उनकी भी विचारधारा सामने आ गई, क्योंकि ऐसे मंच से जहां पर एक विभाजनकारी का महिमा मंडन किया गया और वहां अखंड भारत की विचारधारा का लौह पुरुष, उनके मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से तुलना कर दी गई। आप सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से लेना चाहते हैं? और इधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव के बयान को देश के महापुरुषों का अपमान बताया। रवि किशन ने अखिलेश यादव को अपना बयान वापस लेने की नसीहत दी। यादव की तरफ से जिन्ना को लेकर बयान आया है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी वो निशाना साध रही। हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कोई इमेच्योर बयान सिर्फ चुनाव को लेके आ जाएगा या एक समुदाय को लेके या मुसलमान वर्ग को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बड़ा शब्द कोई पूर्व मुख्यमंत्री ले लें। ये बड़ा दुखद रहा। मुझे लगता है उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। देश बहुत आघात है, बहुत ही देश दुखी है और सब लोगों को शौक लगा कि जिन्ना कैसे हीरो हो गए आज़ादी में, जिन्ना का कैसे योगदान रहा। जिन्ना ने तो देश के टुकड़े किए, जिन्ना की वजह से तो हत्याएं हुई, सामूहिक लोगों को काटा गया है, उतार के सबको ट्रेनों से काटा गया। इतिहास के पन्नों को दोबारा देखना चाहिए। सारे दर्द को हम लोग कैसे भूलेंगे और उसी में सडनली ये जिन्ना को हीरो के रूप में साबित कर दिया गया। आजाद भारत आजाद हुआ जिन्ना की वजह से। इससे दुखद शब्द मैंने अपने जीवन में या इस देश ने कभी नहीं सुना था। 135 करोड़ की आबादी बहुत शॉक्ड है और दुख में है और उनको आघात पहुंचा और अखिलेश यादव जी को अपने शब्दों को वापस ले। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें घेर लिया है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जिन्ना का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की है। सर पाठक जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तारीफ की है, जिन्ना की तुलना कर दी है स्वतंत्रता के महानायकों से। बहुत ही दुखद है।
भारत माता के प्रति जो नफरत का भाव रखते हैं, जिन्ना जैसे लोग, जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान बंटवारे में जिस ढंग से भारत माता को प्रताड़ित करने का काम किया था, उनका महिमा मंडन करना बहुत ही दुखद है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोग इसका जरूर बदला देंगे। आपको क्या लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जिस तरीके से उन्होंने हरदोई में जाकर उनको लगता है कि इस प्रकार से बात करने से मुस्लिम समाज का वोट मिल जाएगा, जबकि वास्तव में जो भारत माता के प्रति समर्पित भाव रखते हैं वो लोग आज बहुत दुखी हैं और मैं इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। हरदोई की रैली में अखिलेश यादव ने जिन्ना को लेकर क्या बयान दिया था, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और बयान को सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान बताते हुए माफी की मांग की है। तुष्टीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं और इसलिए अब वो तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं और जो कि एक राष्ट्रवादी, प्रखर राष्ट्रवादी, जो एक कहते हैं आइकॉन है भारत के, तो ये अपमान है और इस अपमान के लिए अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है 2022 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार की तुलना जिन्ना से की है और ये कहा है देश की आजादी में सरदार पटेल की तरह से नेहरू और जिन्ना का भी रोल था। अखिलेश यादव को पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अखिलेश यादव को जिन्ना वाले बयान के बाद शुरू हुए बीजेपी के तीखे हमलों के बीच कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कूद पड़ी है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के सचिव प्रणव झा हमारे साथ है। प्रणव जी, जिन्ना को लेकर के एक बयान दिया अखिलेश यादव ने, उस पर पूरी बीजेपी उनके ऊपर हमलावर है। जिन्ना को क्या आप लोग, आपकी पार्टी क्या मानती है? मुझे लगता है कुछ दिन पहले किसी ने आरोप लगाया था कि ये तालमेल है क्या सपा और भाजपा का। अगर भाजपा जिन्ना को अगर श्रेय देती है तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हिंदू महासभा के साथ मिलकर जो है उन्होंने पाकिस्तान बना लिया मुसलमानों के लिए, और जो मुसलमान यहाँ रह गए वो जरा भी उनकी सहमति नहीं थी जिन्ना से। वो हिंदुस्तान के पक्ष में, महात्मा गांधी के पक्ष में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में, नेहरू के पक्ष में हिंदुस्तान रह गए। और समाजवादी पार्टी अगर जिन्ना को धन्यवाद देती देश की आज़ादी के लिए तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या होगा। और कैसे वो लोग हैं जो कि आस्था करते हैं अखिलेश जी पर और उनकी राजनीति पर। क्या उत्तर प्रदेश में लोगों के मुद्दे गौण हो गए? क्या उनको दिखता नहीं, भूल गए वो कि किसानों को रौंद कर मार दिया गया? बेरोजगारी दिखती नहीं है? पुलिस अपने दमन से लोगों को जेल में मार देती है। सरकार सुनवाई नहीं करती है। हर तरफ जो है अराजकता है। और वैसे में वो बात क्या कर रहे हैं? वैसे दिन, जिस दिन की शहादत हो इंदिरा जी की, जिस दिन जयंती हो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये बहुत ही दुखद है। अखिलेश यादव के बयान पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कयामत बर्पा कर दी है। ऐसा लगता है कि आसमान जमीन से आकर मिल जाएगा। लेकिन मैं उनसे कहता हूं, जिन्ना के बारे में अडवाणी जी से जाके पूछिए पहले, जो न सिर्फ जिन्ना के मजार पे हाजिरी देने गए, जिनका कहना था जिन्ना ही वॉज ए ग्रेट मैन, सेकुलर आदमी था। और जसवंत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने क्या कहा था? आज भी उनकी किताब मौजूद है कि भारत ने जिन्ना को मिस अंडरस्टैंड किया। ही वॉज ग्रेट मैन। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी
और उसके सहयोगी जो लोग भी हों, ये ध्यान रख ले, चुनाव असलियत के मुद्दे पर होंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्कूटी देने के मुद्दे पर होंगे, 2,500 रुपए क्विंटल धान और गेहूं की फसल का मूल्य देने पर होंगे, 400 रुपए क्विंटल गन्ने का मूल्य देने की पर होंगे और 20 लाख रोजगार देने पर होंगे, किसी जिन्ना और सावरकर पर नहीं। और आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया। जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और क्रूज ड्रग्स केस में सियासत लगातार गर्माती जा रही है और इन सब के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक का आरोप है कि राज्य में फडणवीस के इशारे पर ड्रग्स का खेल चल रहा है और उनके और उनकी पत्नी के संबंध ड्रग्स पेडलर से भी हैं। नवाब मलिक के लगाए इन आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर और पत्नी पर लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। तो क्रूज ड्रग्स केस में सियासत किस तरह से गरमा रही है, ये दोनों ही तस्वीरें आपको बता रही हैं। दरअसल मामला क्या है? मामला नवाब मलिक के आरोप और फडणवीस के जवाबों से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी पर इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। जयदीप राणा जेल में बंद है। जो दिल्ली का केस है 8/40 DZU 2020 का ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। नवाब मलिक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। उस समय नवाब मलिक जी ने ये नहीं देखा कि उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने ट्वीट किया है। और यही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिवाली के बाद वो अंडरवर्ल्ड के साथ नवाब मलिक के संबंधों के सबूत भी देंगे। हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। और इस मुद्दे पर बीजेपी नेता मनोज कोटक ने भी मंत्री नवाब मलिक पर हमला किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक जी ने फिर एक बार अपने जमाई को बचाने के लिए जिस तरह की कवायद शुरू की है, जिनके घर में गांजा मिला, अब उसको हर्बल वनस्पति ये लोग बताते हैं। नवाब मलिक जी, आप जिनका स्वच्छ चरित्र है, जिन्होंने 5 साल महाराष्ट्र की सरकार चलाते हुए जिनके खिलाफ एक भी आरोप नहीं हुआ,
ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ जो जंग शुरू की है, निश्चित देवेंद्र जी इसका अंत तो करेंगे, लेकिन आपका मानसिक संतुलन किस तरह बिगड़ा है ये अब पता चल रहा है। और इस मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने क्या कहा है, आइए सुनिए। जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आरोप करना, एक दूसरे जो अपने राजनीतिक विरोधक है उनको झूठे मुकदमे में फंसाना, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करना, महाराष्ट्र में ये कभी इससे पहले नहीं हुआ था। ये 2 साल में चल रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा नहीं है। अब पवार साहब को भी उसमें घिसट लिया, पवार साहब के ऊपर भी आरोप करने लगे लोग। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा हमारे सामने वाले लोगों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आप हमारे तरफ पत्थर फेंकोगे तो हमारे हाथ में भी पत्थर है। और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आज दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात की है। न्यूज़ 18 के एहतिशाम खान की रिपोर्ट है कि इस दौरान समीर वानखेड़े ने कई अहम दस्तावेज भी आयोग को सौंपे हैं और कुछ रोज पहले वानखेड़े पर मंत्री नवाब मलिक ने उनकी जाति पर सवाल उठाए थे। आरोप ये भी थे कि वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज की मदद से नौकरी हासिल की थी, जिसके बाद समीर वानखेड़े ने SC/ST आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली में आयोग के दफ्तर बुलाया गया था। खबर है कि आयोग अब समीर वानखेड़े के दस्तावेजों की जांच करेगा और इस मामले में एक रोज पहले वानखेड़े आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से भी उनके घर जाकर मिल चुके हैं। जो कोई भी ऑनरेबल हमारे जो कमीशन है, SC कमीशन है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है, जो कोई भी तथ्य मांगा है, तो उनके सामने प्रस्तुत किया गया है अभी। और जो मेरी शिकायत है, जो मेरी कंप्लेंट है, उसकी वेरिफिकेशन भी होगी और जल्द आपको ऑनरेबल चेयरपर्सन सर उसका जवाब। और इस मुलाकात के बाद विजय सांपला ने कहा कि अगर वानखेड़े के दस्तावेज सही हैं तो आयोग उनके साथ खड़ा रहेगा। हम एक्शन नहीं लेके, हम किसी को भी एक्शन करने से रोक सकते हैं। किसी को भी गलत एक्शन, किसी के ऊपर अत्याचार ना हो। कमीशन की जो परिभाषा जो काम करता है कि अगर किसी के साथ एट्रोसिटी होती है, किसी पर अत्याचार होता है, किसी से नाजायज कुछ भी होता है, तो उसकी रक्षा करना कमीशन का होता है। अगर वो डॉक्यूमेंट सही आते हैं तो उसमें कमीशन अपना पूरी तरह से उनके साथ खड़ा होगा। और अगली खबर मुंबई से है, जहां 100 करोड़ की वसूली मामले में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख आज मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे और ईडी दफ्तर में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने कई समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उनके खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की हफ्ता वसूली का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में अनिल देशमुख ने खुद को बेदाग बताते हुए कहा था कि परमबीर सिंह को कमिश्नर की पोस्ट से हटाने के बाद में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबर दरअसल 100 करोड़ की वसूली के मामले में है, जहां आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख आज मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे और ईडी दफ्तर में उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है। अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय ने कई समन्स भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। मेरे ऊपर जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर थे परमवीर सिंह, उन्होंने जो आरोप किए पैसों के बारे में, आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहाँ है?